Today we are going to attend a new topic, ट्रांसलेशन। हिंदी में आप इसको कहोगे अनुवादन। देखो ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ट्रांसलेशन की जब बात आती है तो उसी चीज को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण और ट्रांसलेशन। प्रोटीन संश्लेषण और ट्रांसलेशन एक ही बात है। अगर आप कहो कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस और अनुवादन, तो अनुवादन में भी प्रोटीन बनता है और प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनता ही है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनता ही है। अब इसमें यह लिख रखा है कि राइबोसोम स्थल पर एमआरएनए द्वारा निर्देशित एमिनो अम्लों का बहुलीकरण। क्या लिख रखा है? राइबोसोम स्थल पर एमआरएनए द्वारा निर्देशित अमीनो अम्लों का बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है उसी को आप क्या कहोगे? उसी को क्या कहोगे आप? ट्रांसलेशन। अर्थात डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। इसमें ये जो बात बता रखी है कि राइबोसोम स्थल पर एमआरएनए द्वारा निर्देशित एमिनो अम्लों का बहुलीकरण, ये बात आपको जाननी है। इस चीज को हम कैसे जानेंगे कि भाई एमआरएनए ये है 5 डेज से 3 डेज और इस पर ये राइबोसोम जुड़ गया और राइबोसोम जुड़ने के बाद इस पर टीआरएनए के साथ, जो टीआरएनए उसके साथ एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से बनते जाएंगे और राइबोसोम इस एमआरएनए पे आगे खिसकता जाएगा। ऐसी कंडीशन में एमिनो अम्लों का बहुलीकरण हो जाता है। जब एमिनो अम्लों का बहुलीकरण हो जाता है तो हमारे पास एक चेन बन के तैयार हो जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और आपको ध्यान है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन होती है। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या होती है? प्रोटीन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो ये बात हमें जाननी है, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात दे रखी है कि ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो एमआरएनए पर स्थित राइबोसोम, जैसे ये एमआरएनए इस पे राइबोसोम जुड़ा हुआ है, 5 डेज से 3 डेज दिशा में आगे की तरफ खिसकता है, यानी ये ऐसे चलेगा, न कि पीछे करेगा। 5 डेज से 3 डेज दिशा में आगे की तरफ चलेगा और बीच बीच में जो कोडोन आते रहेंगे, जैसे एक कोडोन यहाँ गया, एक कोडोन यहाँ, 3-3 के चलते हैं ना जेनेटिक कोड, एक कोडोन यहाँ गया, एक कोडोन यहाँ गया, उनको ये रीड करता जाएगा, पढ़ता जाएगा और ट्रांसलेट करता रहेगा। ट्रांसलेट मतलब इसका अनुवाद करता रहेगा और हर कोडोन के पास जब ये पहुंचेगा तो हर बार ये नया एमिनो एसिड पहले वाले एमिनो एसिड के साथ बंद जोड़ता चलेगा। तो एक बार खिसकेगा, एमिनो एसिड को जोड़ देगा, वापस खिसकेगा, दूसरे एमिनो एसिड को जोड़ देगा, फिर तीसरा जोड़ देगा, चौथा जोड़ देगा, पांचवा जोड़ देगा। ऐसे ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी। क्लियर? यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो देखो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बताया गया है। तो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है और इसको समझने के लिए आप अच्छे से इस चीज को रिवाइज करोगे। तो देखो यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एमिनो अम्लों का सक्रियकरण और सक्रिय एमिनो अम्लों का टीआरएनए से जुड़ना। यानी पहले तो एमिनो अम्ल को हम एक्टिव करें, क्योंकि एमिनो एसिड जो होता है वो इस टीआरएनए से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा और कब जुड़ेगा? जब वो सक्रिय रहेगा। तो पहले तो एमिनो एसिड को आप सक्रिय करो और उसके बाद में उसको जोड़ दो टीआरएनए से। किससे जोड़ दो? तो 2 प्रोसेस हो गई। तो एमिनो अम्लों को जब सक्रिय करते हैं तो देखो सेल की जो भी प्रोसेस होती है ना, सेल के अंदर सेलुलर जो प्रोसेस होती है उसमें यदि किसी चीज को एक्टिव करना है तो उनके पास ऊर्जा का एक ही रूप होता है और वो आप जानते हो एटीपी। क्या होता है? तो यहाँ पर
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एमिनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा और इस एंजाइम की उपस्थिति में, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये आगे जाके ये एमिनो एसिड ऐसा कैसा, ये एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एएमपी यानी एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी यहां पर 2 फॉस्फेट के अणु निकल गए, काम में आ गए, 2 फॉस्फेट के अणु काम में आ गए, इससे इनको एनर्जी मिल गई और एएमपी को इन्होंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी भी एंजाइम की किसी सबस्ट्रेट से क्रिया करवाते हो तो वो उसके साथ जुड़ता है ना, जाके तो जुड़ता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, सक्रिय अमीनो अम्लों का टीआरएनए से जुड़ना, तो भाई ये सक्रिय हो गए। अब इनको ऐसा कैसा किसके साथ जोड़ दो, टीआरएनए के साथ। किसके साथ जोड़ दो, तो ये एमिनो एसिड एएमपी ईएन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स टीआरएनए से जुड़ गया, तो एमिनो एसिड टीआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स एएमपी और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वापस देखो एमिनो एसिड प्लस टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एएमपी प्लस एंजाइम बाहर निकल गया। आप ये जानते हो जब भी एंजाइम जो होता है, जब किसी चीज की क्रिया करवाता है तो उससे जुड़ के लास्ट में फिर बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया। साथ में यहाँ पे पायरोफॉस्फेट भी बनता है। क्या बनता है, पायरोफॉस्फेट भी बनता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन में क्या होगा, एमिनो अम्ल सक्रिय होगा। एमिनो अम्ल सक्रिय के लिए आप क्या करोगे, एमिनो एसिड को एटीपी से जोड़ दो। जब एटीपी से जोड़ते हैं तो एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स से एंजाइम बाहर निकल जाएगा और टीआरएनए से ये जुड़ के रह जाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो देखो श्रृंखला का प्रारंभन कैसे होता है। तो देखो श्रृंखला का जो प्रारंभन है वो किस प्रकार से होगा, उस चीज को आप अच्छे से समझो कि यहाँ पर किस किस चीज की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनिशियल फैक्टर फर्स्ट, इनिशियल फैक्टर सेकंड, इनिशियल फैक्टर थर्ड, इनकी आवश्यकता है। इसके अलावा भी और फैक्टर होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। अगर आपको ये बात याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप जीटीपी के बारे में जरूर लिखोगे। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनिशियल फैक्टर फर्स्ट, ये फर्स्ट है। इनिशियल फैक्टर्स यानी इनिशियल यानी शुरुआत करने वाला कारक प्रथम, शुरुआत करने वाला कारक द्वितीय, शुरुआत करने वाला कारक तृतीय, 3 कारक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज को समझते हो, अब आप यहाँ पर इस चीज को समझते हो तो देखो सबसे पहले क्या होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में आप देखोगे कि जो डीएनए है, डीएनए से एक लड़ी टूटकर बाहर निकल जाती है और कोशिका द्रव में आ जाती है। यानी डीएनए जो होता है वो किस में होता है, केंद्रक में होता है। अभी अब केंद्रक से बाहर एक लड़ी टूट के आ जाती है और ये लड़ी जो होती है वो आ जाती है भाई कोशिका द्रव्य में। किस में आ जाती है, कोशिका द्रव्य में आ जाती है, और ये होती है 5 डेज से 3 डेज की ओर, और ये आ गई साइटोप्लाज्म में। इसके बाद अगली प्रोसेस में क्या होगा, राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती है, आप जानते हो। राइबोसोम जो होता है उसकी 2 उप इकाइयां होती है, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी। तो हम प्रोकैरियोटिक में बता रहे हैं, तो सबसे पहले राइबोसोम की छोटी उप इकाई यहाँ पे आके जुड़ जाती है, जिसको आप बोलोगे 30S। कौन सी जुड़ गई, 5 डेज सिरे पे आके जुड़ जाती है राइबोसोम की छोटी उप इकाई। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में टीआरएनए आएगा। ये टीआरएनए आ रहा है, और टीआरएनए यहां पर एमिनो एसिड को जोड़ के लाएगा अपनी 3 डेज भुजा से।
ये बात पहले भी हमने बात की रॉबर्ट होले वाले में, ठीक है। 3 डेज भुजा से क्या जोड़ के लाएगा, एमिनो एसिड फर्स्ट पहला। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एमिनो एसिड कौन सा है, तो इसको आपको याद रखना है, मिथियोनिन एमिनो अम्ल। कौन सा है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल, ये मिथियोनिन एमिनो अम्ल है। क्लियर होगी। इसके बाद में क्या होगा कि यहां पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी भाई, 0.001 मोलर टी की मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसके कारण राइबोसोम की बड़ी उप इकाई इसके साथ आके जुड़ जाती है भाई। क्या जुड़ जाती है, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई छोटी उप इकाई के साथ आके जुड़ जाती है, और ये होती है आपकी 50S। वैसे अंदर ही लिखते हैं इसको, बड़ी उप इकाई आके जुड़ जाती है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में 2 साइट रहती हैं, एक तो पेप्टिडाइल साइट और एक असाइल साइट, एमिनो असाइल साइट। तो एक साइट तो ये रही, एक जगह तो ये रही, और एक जगह ये रहती है। इसको आप पेप्टिडाइल साइट और इसको आप अमीनो असाइल साइट, तो एक को P बोलोगे और एक को A बोलोगे। तो ये कुछ इस तरीके से आके जुड़ती है कि P साइट पहले वाले tRNA के साथ आके जुड़ जाती है। किसके साथ आके जुड़ जाती है, पहले वाले tRNA के साथ। यहां पर पहला कोडोन होता है, यहां पर दूसरा कोडोन, ये तीसरा कोडोन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, चलता रहेगा mRNA पे। तो कोडोन है ये, जैसे AUG, CUA, AUA, ये कोडोन आगे तक चलते रहेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि मिथियोनिन एमिनो अम्ल जो tRNA लेके आएगा, जो tRNA मिथियोनिन एमिनो अम्ल को लेके आएगा, वो सबसे पहले कौन से कोडोन से जुड़ेगा, तो आपको रट लेना अच्छे से, AUG प्रारंभिक कोडोन यही होता है। कौन सा होता है, AUG। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक बार वापस से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले DNA से एक लड़ी टूटकर किस में आ जाती है, कोशिका द्रव में आ जाती है, और इसके 5 डे सिरे से राइबोसोम की छोटी उप इकाई आके जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद tRNA पहले एमिनो एसिड को लेके आएगा। कौन से एमिनो एसिड को लेके आता है, मिथियोनिन एमिनो अम्ल को लेके आएगा, और कौन से mRNA के कौन से कोडोन पे आके जुड़ेगा, वो AUG। याद रखना, मिथियोनिन AUG के साथ जुड़ता है। इसके बाद में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जब कोशिका में बढ़ जाएगी, सांद्रता, इतनी सांद्रता बढ़ जाती है, तो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई यानी 50S इससे आके जुड़ जाती है। और राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में 2 साइट रहती है भाई। कितनी रहती है, एक तो P साइट और एक A साइट। तो प्रारंभ में P साइट जो होती है वो किसके से जुड़ती है, पहले tRNA के साथ जुड़ जाती है जो पहला एमिनो एसिड लेके आता है, और A साइट आपकी खाली पड़ी रहती है। बात इतनी समझ में आ गई, तो आगे चलें। A साइट खाली पड़ी रहती है और P साइट बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, किसके द्वारा, tRNA के द्वारा। कौन सा एमिनो एसिड लेके आई वो, कौन सा, मिथियोनिन एमिनो अम्ल। कौन सा, क्लियर। फटाफट मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाते रहना, मैं टाइम नहीं दूंगा भाई बिल्कुल भी, ठीक है। अगली बात हम करते हैं श्रृंखला का दीर्घीकरण। तो देखो श्रृंखला का दीर्घीकरण कैसे होगा, इस बात को समझें। तो ये वही mRNA 5 डेज और ये 3 डेज, क्लियर। और ये आपकी आ गई छोटी उप इकाई राइबोसोम की, और ये आ गई आपकी बड़ी उप इकाई आ गई। इसके बाद ये रही उसमें साइट, P साइट और A साइट, ये P है और ये A साइट है। और ये आ गया आपका पहला एमिनो एसिड, ये आ गया आपका पहला एमिनो एसिड। कौन लेके आया इसको, tRNA लेके आया कौन से एमिनो एसिड को, मिथियोनिन एमिनो अम्ल को, और ये AUG से जुड़ गया, क्लियर। ये खाली पड़ी है, ये आगे कोडोन खाली पड़ी है। अब आएगा दूसरा tRNA, कौन आएगा,
दूसरा टीआरएनए और इस ए साइट पे आके जुड़ जाएगा और ये लेके आया है भाई दूसरे एमिनो एसिड को। ये किसको लेके आया है? दूसरे एमिनो एसिड को। अब ए साइट भी भर गई और पी साइट भी भर गई, यानी पी साइट भी भर गई और ए खाली पड़ी रहती है सेकंड फेज में। अगली बार नहीं, अगले चरण में आप क्या बताओगे? अब पहले तो खाली पड़ी रहती है पहले चरण में, तो दूसरे चरण में आप क्या बताओगे कि ए साइट पर फिर अगला टीआरएनए आएगा किसी दूसरे एमिनो एसिड को लेकर। समझ में आ गई बात? अगली कंडीशन में आप क्या बताओगे कि ये AUG और ये आ गया आपका टीआरएनए, ये अमीनो एसिड फर्स्ट और ये अमीनो एसिड सेकंड। अगली कंडीशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? अगली कंडीशन में क्या होगा? पी साइट पर स्थित एमिनो अम्ल ए साइट पर स्थित अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। बात को याद रखना, पी साइट पर स्थित अमीनो अम्ल ए साइट पर स्थित अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। इट इज बॉन्डेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। और जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, अपने इस टीआरएनए का कोई काम नहीं रहा भैया। कौन से टीआरएनए का? पी साइट पर स्थित टीआरएनए का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि इसने तो दे ही दिया। ये खुद क्या हो गया? ये खाली हो गया। खाली होके बाहर निकल जाएगा अनलोडेड होकर। समझ में आ गई बात? तो आप अगला डायग्राम ऐसे दिखाओगे, अगला डायग्राम आप ऐसे दिखाओगे, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूं। अगला डायग्राम आप ऐसे दिखाओगे, एमिनो एसिड फर्स्ट बॉन्ड एमिनो एसिड सेकंड, और इसको खाली दिखा दोगे। समझ में आ गई बात? क्यों खाली दिखाया? क्योंकि ये तो अनलोडेड हो गया। अरे ये एक गाड़ी है, टीआरएनए को ऐसे मान लो क्या है, जो एमिनो एसिड को लेकर आ रही है। अब गाड़ी में जब माल लाया गया, उसने जब माल खाली कर दिया, तो अब क्या काम रहा? गाड़ी वापस जाएगी। तो ये वापस गया, क्यों? किसी दूसरे एमिनो एसिड को जोड़ के लाने के लिए। तो अब ये खाली हो गई, वहां से हम दिखाएंगे अनलोडेड होके खाली हो गई ना। अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो है, ये राइबोसोम पूरा ये एक एमिनो एसिड को कोड कर देता है, मिथ AUG को कोड कर देता है। एक का काम तो हो ही गया। तो ये क्या करता है, अब आगे खिसकेगा थोड़ा सा। कौन? राइबोसोम आगे की तरफ खिसकेगा 3' दिशा में। जैसे ये खिसकेगा तो ए साइट पर स्थित एमिनो एसिड, ए साइट पर स्थित टीआरएनए जिसके साथ 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, वो सारे इधर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अगली कंडीशन में चित्र आपका ऐसा बनेगा। एमिनो एसिड फर्स्ट, एमिनो एसिड सेकंड, और ये खाली हो जाएगी। ये जब इधर खिसक जाएगा तो आप एक इधर बड़ी लाइन करके दिखा दो, एक को खाली छोड़ दो। आप एक को खाली क्यों छोड़ा? एक कोडोन का काम तो ही गया, अभी खिसक गया, आगे दूसरे पे चला गया। और ये जैसे ही खिसका, जैसे ये खिसका तो इसके टच में आया, तो ये जो टीआरएनए है वो इधर रिप्लेस हो गया, पी साइड पे रिप्लेस हो गया ये वाला। तो आप ऐसे ही तो डायग्राम बनाओगे। अब समझ में आ गई बात? समझ में आई? वापस से बोल रहा हूं, यहां पर जैसे ही राइबोसोम आगे खिसका तो ए साइट पर स्थित टीआरएनए जिसके साथ 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, वो खिसक कर पी साइट पे आ जाएगा और ए साइट वापस से खाली हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये इधर आ गया। क्लियर? अगली कंडीशन में अगला टीआरएनए इस खाली ए साइट पर एमिनो एसिड तीसरा लेके आता है। कौन सा? अगली कंडीशन में
पहला दूसरा एमिनो एसिड तीसरे एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। किसके द्वारा? फिर ये वापस से अनलोडेड हो जाता है और बाहर निकल जाता है। फिर ये आगे खिसक जाता है और ये 3 एमिनो एसिड को जोड़ के इधर आ जाता है। समझ में आ गए? फिर आगे चलता है, ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये आगे खिसकता रहता है, खिसकता रहता है, खिसकता रहता है, एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं क्लियर होता है, घर जाके आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार में देख लेना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर आप वापस से पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, इस क्लास के बाद में वापस से पूछ लेना। बोले क्लियर हो गए यहाँ तक? तो ये बात तो क्लियर हुई ना? एक बार रिवाइज करूँ क्या इसको? क्लियर? ठीक है, हो गया। अब लास्ट स्टेप अपनी बात करते हैं अपन, तो श्रृंखला का समापन। तो भाई इसमें डायग्राम कैसा आना चाहिए? इसमें डायग्राम ये आना चाहिए। अब ये राइबोसोम पहुंच गया है भाई लास्ट में, समझ गए? क्योंकि इसने सारे एमिनो एसिड जेनेटिक कोड को कोड कर दिया अब, और ये यहां पर आ गया। तो ये 2 साइट हम दिखा रहे हैं, और यहाँ ये टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए ये काफी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ चुका है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बाद में टूटकर कोशिका द्रव्य में आ जाएगी और प्रोटीन बन चुकी है आपकी। समझ में आ गई बात? ये यहां से टूट के बाहर छोड़ देगा इसको, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन किस में आ जाएगी? कोशिका द्रव्य में, और जो फिनोटाइप है वो शो होने लग जाएगी, प्रोटीन आपकी बन चुकी है। इतनी बात है, इतनी बात क्लियर होती है अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो हम बात करेंगे जीन अभिव्यक्ति के नियमन की, ठीक है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस बात को बताता है? कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन इस बात को बताता है कि इसके फलस्वरूप ही कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे आपने पॉलीसिस्ट्रॉन और मोनोसिस्ट्रॉन पढ़ा है, तो जब बहुत सारे जीन आपस में मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करने लग जाएं, उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं और एमआरएनए बन रहा है और प्रोटीन बन रही है। आपने सारी चीजें पढ़ी, एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, लेकिन इनके पीछे राज क्या है? इनके पीछे काम कौन करता है? इनके पीछे काम करेंगे जीन। जो आपने मेंडल के चैप्टर से पढ़ा है कि जीन किसी न किसी कैरेक्टर को डिफाइन जरूर करते हैं। तो इसी बात पे यहाँ पर एक और टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन ये बताता है कि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस बनना चालू हो जाए और बंद हो जाए, यानी बनना भी हो सकता है, और यानी कब तो प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करवाना है और कब प्रोटीन सिंथेसिस को चालू करना है, ये सारा डिपेंड रहता है किसके ऊपर? जीन के ऊपर, ठीक है? इसे ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। अगर देखा जाए तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है वो जीवों में 5 लेवल पर होता है। ट्रांसलेशन स्तर पर, ट्रांसक्रिप्शन पर, एमआरएनए प्रोसेसिंग स्तर पर। एमआरएनए प्रोसेसिंग क्या है? 2 चीज तो आपको पता है। एमआरएनए प्रोसेसिंग क्या है? जैसे आप ये बोलो ना, एक इंट्रॉन खंडों को हटा देना और एक्सॉन खंडों को साथ साथ जोड़ना, वो प्रोसेसिंग हो रही है उसके एमआरएनए की। और आरएनए के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने पर, और पोस्ट ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन हो गया उसके बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद, ट्रांसलेशन के टाइम पर, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर, आरएनए प्रोसेसिंग के टाइम पर, या जब आरएनए केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ रहा है उस टाइम पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन हो सकता है। ज्यादातर जीवों में यही कंडीशन अप्लाई होती है, नंबर 2 वाली। कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ठीक है? क्लियर? इसकी बात करने के बाद अगली बात जो होती है कि प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति का नियमन समझा रखा है, और यहाँ पर ई कोलाई का एग्जाम्पल दे रखा है। ई कोलाई का जो एग्जाम्पल है वो प्रोकैरियोटिक में समझाने के लिए उपयुक्त है, और यहाँ पर लैक्टोज के अपचय को समझाया गया है, ठीक है? और इसके लिए 1961 में जैकब और मोनार्ड ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था ओपेरोन मॉडल। क्या नाम था? और जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा डाल दी गई तो इसी को कह दिया गया लेक ओपेरोन। क्या कह दिया गया? लेक ओपेरोन। एक तो है ओपेरोन मॉडल, ठीक है? इसमें जीन अभिव्यक्ति को नियमन को समझा रहे हैं,
लेकिन जब उसी दौरान माध्यम में लैक्टोज शर्करा डाल दी गई तो इसको हम कहेंगे लेकोपेरोन। क्या कहेंगे? यह मॉडल जैकब और मोनार्ड द्वारा 1961 में दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार जीनों का एक समूह एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ये बात मैंने स्टार्ट में बोल दिया आपको। जीन अलग अलग काम न करके आपस में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करें, उसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर ये मॉडल चालू है, ओपेरॉन मॉडल चालू है। तो ओपेरॉन मॉडल में आप ये बात लिखोगे कि ओपेरॉन मॉडल के अंदर जीन अलग अलग काम नहीं करते बल्कि एक इकाई के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा मिला दी जाए तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे लेकोपेरोन। क्या कहेंगे? लेकोपेरोन। जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा मिला दी जाए तो इसी कंडीशन को हम लेकोपेरोन कहेंगे। ओपेरॉन मॉडल को लेकोपेरोन मॉडल को समझने के लिए हमें इसके जीन के बारे में जानना है। तो यहाँ पर जीन इसके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसका स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक, एक होता है रेगुलेटर, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर। एक तो स्ट्रक्चरल जीन, एक रेगुलेटर जीन, एक प्रमोटर जीन, एक ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन को आई से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको पी से ही करते हैं, इसको ओ से ही करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को S1, S2, S3। यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो होता है Z जीन, एक होता है Y जीन और एक होता है A जीन, जिनको हम S1 स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड और स्ट्रक्चरल जीन थर्ड नाम दे रखे। इनके काम भी दे रखे हैं। ये जो जीन होता है Z जीन, ये लैक्टोज को तोड़ता है, यानी ये जो जीन होता है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण करता है। ये कौन से रसायन का निर्माण करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और बीटा ग्लैक्टोसाइड लैक्टोज को 2 भागों में तोड़ती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। किस किस में तोड़ देती है? ये जो जीन होता है ये परमिएज एंजाइम का काम करता है। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इनके काम कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम बताइए। तो क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। परमिएज एंजाइम जो होता है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोशिका में पारगम्यता को बढ़ाता है। भाई ये सेल है मान लो, और इसके अंदर लैक्टोज है। अब लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइड इसके अंदर जाना चाहिए, तो इसकी पारगम्यता को कौन बढ़ा के देगा? परमिएज एंजाइम। कौन बढ़ा के देगा? कि वो आसानी से अंदर चला जाए। और एक ये इसका काम आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आप नाम याद रखो। एज जीन होता है वो कौन किसका करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है। किसको कोड करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है। क्लियर? यहां पर रेगुलेटर जीन जो होगा वो दमनकारी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। किसका सिंथेसिस करेगा? दमनकारी प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो किसी के साथ जुड़ेगी तो उसके कार्यों का दमन कर देगी। ऑपरेटर जीन यहां पर दे रखा है। ऑपरेटर जीन जो होता है वो दमनकारी की उपस्थिति में स्विच ऑफ, लेकिन जब लैक्टोज शर्करा मिला दी जाती है तो ये स्विच ऑन हो जाता है। प्रोमोटर जीन जो होता है ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए जुड़ने का प्रारंभिक स्थल होता है। अब आप यहां देखो, ये रेगुलेटर जीन, ये प्रोमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन थर्ड। जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा नहीं मिलाई जाती है तब क्या होता है? तो ये भाई एक काम करता है, ये दमनकारी प्रोटीन बनाता है। ये दमनकारी प्रोटीन का आरएनए और ये दमनकारी प्रोटीन, ये दमनकारी जो प्रोटीन होती है ये सीधी जाके जुड़ेगी ऑपरेटर जीन से। किससे जुड़ेगी? और ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ते ही तो देखो यहाँ पे जैसे जुड़ेगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी एक बैरियर आ जाएगा बीच में। ऐसे आते ही यहां पर जैसे ये बैरियर लग जाएगा तो प्रोमोटर जीन जो होता है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहता है। क्या? अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये गति करता हुआ आगे तक जाएगा, लेकिन ये जा नहीं सकता। आरएनए पॉलीमरेज जब इनके पास पहुंचेगा तभी इनको सूचना देगा कि वो आगे का काम करे। लेकिन आपने बीच में क्या डाल दी? रुकावट डाल दी। आपने क्या डाल दिया? आपने दमनकारी प्रोटीन यहाँ पे जोड़ दी, जिसके कारण ये जा नहीं सकता। तो सारा काम डिफ्यूज हो जाएगा आगे का। ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना एमआरएनए बनेगा, ना ये प्रोटीन बनेगी, कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन जब माध्यम में
लैक्टोज शर्करा मिला दी जाए तो लैक्टोज शर्करा क्या करेगी, इस दमनकारी जो प्रोटीन है इसको पकड़ के खींच लेगी और इसको डिफ्यूज कर देगी। समझ में आ गई बात? तो ये देखो जोड़ के दिखा रखा है, नीचे खींच रही इसको। अब दमनकारी प्रोटीन तो बनेगी लेकिन दमनकारी प्रोटीन निष्क्रिय हो चुकी है जब लैक्टोज शर्करा डाली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रमोटर जीन के पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आसानी से आगे गति कर जाएगा, और जैसे गति करेगा स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट सेकंड थर्ड के पास पहुंचेगा, इनको आगे के संदेश देगा, इससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनते ही यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होने लग जाएगा और ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। ये जो जीन है रेगुलेटर जीन, ये दमनकारी प्रोटीन बनाता है। दमनकारी प्रोटीन जाके ऑपरेटर जीन से जुड़ती है। जब इससे जुड़ जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे गति नहीं कर पाएगा। लेकिन माध्यम में लैक्टोज शर्करा डाल दी जाए तो, अरे ई कोलाई पर तो अध्ययन कर रहे हो आप, ई कोलाई के जिसमें छोटा है उसमें आप लैक्टोज शर्करा डाल दो। जैसे डाल देंगे तो ये इसको डिफ्यूज कर देगा। डिफ्यूज करने के बाद ये इससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे चला जाएगा और आगे जाके ये ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन करवा देगा, जिससे प्रोटीन बन जाएगी। तो ये आपकी सीधी सी प्रक्रिया हो गई। दैट्स फिनिश। ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट।